Hello aspirants, let's take a quick look over child sexual abuse. Okay, recently दो issues जिन्होंने almost rock किया है सब चीजों को, that is first तमिलनाडु में जहां पर एक फेक एनसीसी का कैंप लगाकर एक स्कूल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। दूसरा केस आया है यूपी से, जहां पर एक आदमी ने करीब 16 लड़कों के साथ, ओके, खुद भी आदमी है एंड 16 बॉयज के साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, आउट ऑफ विच आई थिंक 7 और 8 वर चिल्ड्रंस दैट इज अंडर 18 नाबालिग। राइट, तो इन केसेस की वजह से हमें ये टॉपिक एक बार देखना चाहिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। फर्स्ट कुछ स्टेटस जान लेते हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन में काम आएगा, दैट इज हमेशा एनसीआरबी की रिपोर्ट को कोट किया कीजिए जब भी आप इस तरह के किसी क्राइम रिलेटेड टॉपिक पे कवर करते हो। So, child abuse case has increased by 8.7%, reaching a total of 1,62,000 incidents. The only thing you need to mention in your answer that it has increased. Okay, 8.7 exactly याद ना भी रहे तो you can write 8%, 9%, whatever. Okay, and ज़्यादा severe cases आए child rape and penetrative assault के। अब आपको याद होगा कि काफी टाइम पहले भी एक गैंगरेप का केस आया था मुंबई से, जहां पर 3 नाबालिग लड़कों ने ही अपनी क्लास की लड़की के साथ गैंगरेप किया था। तो उस वक्त भी काफी सारी बातें हुई थी, क्या ये चाइल्ड की जो डेफिनेशन है इसे हम लोगों को 16 कर देना चाहिए, ताकि ये जो 16-17 साल, 16 से ऊपर साल के बच्चे बट अंडर 18, ये लोग जब इस तरह की हीनस क्राइम करते हैं, रेप गैंग रेप जैसे, तो फिर इनको ट्राई किया जाए एज ए एडल्ट। लेकिन फिर कई कमिटीज ने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, ये 16 की एज में क्राइम कर रहे हैं बट दे डोंट हैव दैट सीरियसनेस कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो इनको इस तरीके से पनिश करना ठीक है। बट द थिंग इज कि 16 साल की लड़की के साथ भी अगर गैंग रेप हो रहा है, उसके बाद उसके जो मेंटल ट्रॉमा उसको पूरी लाइफ रहेगा, बट ये लड़के तो 3 साल में करेक्शन होम से वापस बाहर आ जाएंगे, दे विल स्टार्ट लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, बट उस लड़की के माइंड पे जो ट्रॉमा पड़ा वो इजी नहीं होगा भूलना। राइट, सो बातें की गई थी काफी टाइम तक कि इसको 16 ईयर कर दिया जाए डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, बट अभी तक ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी 18 ईयर्स ही माना जाता है। लेकिन 16 to 18 ईयर्स अगर आपका बहुत ही हीनस क्राइम है, गैंग रेप टाइप, तो फिर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड कर सकता है क्या इन लड़कों को ट्राई किया जाना चाहिए एज अ एडल्ट। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन पे वो डिपेंड करेगा। अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ ये लड़के जानते थे अच्छे से कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बाद भी इन्होंने इस तरह का क्राइम किया है, तो 16 to 18 के बीच को अगर चाहे तो ऑन डिस्क्रिशनरी लेवल डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो चाइल्ड रेप पेनिट्रेटिव असॉल्ट की केसेस भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं एंड सेक्सुअल वायलेंस ये तो 96% से ऊपर तक बढ़ चुका है सिंस 2016-22। ओके, सो यहाँ पे पहले चाइल्ड की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो वो मेंशन की गई है पॉक्सो एक्ट में। इट डिफाइन द चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात है तो 18 ईयर्स, बट 16 to 18 डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी ऑफ क्राइम। अगर गैंग रेप किया है, किसी लड़की की डेथ हो गई है या फिर वो पूरी तरीके से कोमा में चली गई है अनकॉन्शियस स्टेट में, तो फिर आपको ट्राई किया भी जा सकता है। सेक्सुअल अब्यूज, इट इज सेक्सुअल एक्टिविटी विद a child by an adult, adolescent और ओल्डर चाइल्ड। एंड रिमेंबर कि पॉक्सो जो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है। मैं ये बार बार इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ और कोई भी लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। डॉरी केस कई बार मिसयूज होता है अगेंस्ट द मैन, डोमेस्टिक वायलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अगेंस्ट द मैन मिसयूज हो रहा है। लेकिन उसी वहीं पर डिवोर्स के जब केसेस चलते हैं तो वो विमेन के साथ एक इनजस्टिस भी कर जाते हैं, क्योंकि वो केस चलते रहते हैं 10 साल 20 साल, उसका जजमेंट नहीं आता है, फाइनल डिसीजन नहीं आता है इतना इजिली। ओके, सेक्सुअल, हाँ, हैरेसमेंट की डेफिनेशन में ये सब चीजें आएंगी, आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं होता है, इट मींस इवन इफ यू आर टचिंग ए चाइल्ड विद रॉन्ग इंटेंशंस, ओके, टचिंग हिज और हर प्राइवेट पार्ट, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन में ही आएगा। ओके, तो सेक्सुअल असॉल्ट की केसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बट एट द सेम टाइम पेनिट्रेटिव सेक्स और सेक्सुअल ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखे गए। पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी डिफाइन किया गया है इसी एक्ट में, ये आप यहाँ पे पढ़ लेंगे खुद से, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट ऑन दैट। इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। अभी एक मूवी आई थी सत्यप्रेम की कथा, कियारा आडवाणी की, ठीक, वो इसी कंसेप्ट पे थी। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ फोर्सफुली रेप करता है, बट उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है कार्तिक आर्यन से, तो वो उसके साथ फिजिकल या एक पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बना पाती अपने खुद के हस्बैंड के साथ भी, बिकॉज उसको वो ट्रॉमा दोबारा से माइंड में उसकी आंखों के सामने आने लगता है।
राइट। तो ये आपकी जो आगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आप अपनी इच्छा से बनाना चाहोगे तो उस टाइम पर भी ये एक ट्रॉमा जैसा लगेगा, फिर दिमाग में ये बैठ जाएगा कि दो इट इज अ पार्ट ऑफ लव मेकिंग बट वो भी एक रेप की तरह ही फील होगा। तो जो आपके साथ बचपन में हो रहा है वो आपको पूरी लाइफ आपकी बाकी पर्सनल रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड इज इट अफेक्ट द इमोशनल वेलबींग। कई बच्चे जिनके साथ इस तरह के असॉल्ट होते हैं वो कई सालों साल सदमे में ही रहते हैं, फिर वो प्रॉपर काउंसलिंग देनी पड़ती है कि ठीक है जो हो गया, उनको पनिशमेंट मिल गई है, नाउ यू मूव ऑन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, राइट। तो ये इमोशनल वेलबींग जो होती है ये फिर और फिर एक इशू क्रिएट हो जाता है माइंड में, ट्रस्ट इशू। फिर कोई भी आदमी हो, एवरी मैन या एवरी विमेन, अगर विमेन का केस है तो इसमें हमेशा से फिर आपको आपके इमोशन उनके साथ नहीं जुड़ पाते, आपको हमेशा लगता है कि आप सभी को एक ही नजर से देखना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट इज डेटेरियोरेट फिजिकल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पर ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम जैसे अगर अभी दिल्ली का एक केस था, कनॉट पैलेस मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक पे, ठीक है, एक बच्ची बेहोश होके गिर गई थी, 15-16 साल की थी। तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था बट उसमें ये निकल के आया था कि वो अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल इंटीमेट हुई थी, बट इतनी कम एज की थी दैट उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी एंड शी फेल्ट अनकॉन्शियस इन द मेट्रो, राइट। तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को, अब जब कोई चीज फोर्सफुली हो रही है आपके साथ, एक असॉल्ट हो रहा है, तो वैसी बात है कि वो आपको इंटरनली भी फिजिकल डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन लर्निंग। जब मेंटल ट्रॉमा होगा, इमोशनल ट्रॉमा होगा, फिजिकल ट्रॉमा होगा, तो फिर ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर इम्पैक्ट करता है। फिर आपका जो फोकस है वो नहीं रहता क्योंकि आपका दिमाग पुरानी बातों में ही उलझा रह जाता है, right? So it dilute the interpersonal relationship, it affect the emotional well-being, it deteriorate physical health and difficulties in learning। देखिए मैं इस ये जो हमारी 15 मिनट 20 मिनट सीरीज है इसमें मेन गोल ये है कि मैं आपके साथ सिर्फ आपको एक सोचना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको उतने हाई फाई पॉइंट्स नहीं दे रहा हूँ जो आपको याद करने होंगे, वो सब हम मेंस में करेंगे, बट अभी आपको तैयार किया जा रहा है उस फेज के लिए। जितना ज्यादा हम इसको सिंपल रख सकेंगे उतना बेटर होगा। यूपीएससी डजंट डिमांड यू द बेस्ट आंसर, इट जस्ट डिमांड कि आपके आंसर का कंटेंट दूसरों से बेटर हो, राइट। चलिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। अब मेजर्स सीधे लॉस पे मत आ जाइए या सीधे गवर्नमेंट के इश्यूज पर मत आ जाइए, नो। डिवाइड देम इनटू वेरियस थिंग्स, लाइक पॉलिसी लेवल पर क्या बनाया है हमने, कोई पॉलिसीज बनाई है कि बच्चों के लिए। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हमने क्या लिए, कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। लेजिस्लेटिव मेजर्स, कोई लॉज बनाए गए हैं क्या, या फिर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इन चार हेडिंग के अंडर आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट इज पॉलिसी मेजर। तो पॉलिसी में ये लोग लेकर आए थे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ स्कूल स्टूडेंट। अब ये कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट इज हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैन इंडिया स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज इन स्कूल। सेकेंड, इम्प्लीमेंट फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम लाइक सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज, आजकल स्कूल्स में सीसीटीवी है, सिक्योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, regular training of staff on child protection, conduct a special discrete session of parents as well as management for the purpose of ensuring vigilance of school children। अब देखिए कई स्कूलों में बच्चे बंक मार जाते हैं, पेरेंट्स तो छोड़ के गए स्कूल, एक दो लेक्चर अटेंड किए, उसके बाद बाउंड्री वॉल जंप करके कहीं और निकल गए, ठीक है। अब ऐसे में अब बस सपोज कीजिए कि स्कूल थोड़ा जनरली आइसोलेटेड जगह भी होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली बट मोस्ट ऑफ दी स्मॉल टाउन्स, उसमें बच्चे बाहर घूमने निकल गए क्लास बंक करके, और फिर बाहर अगर उनके साथ कुछ असॉल्ट हो जाए या वो कोई ऐसी अ, खाली जगह सुनसान जगह पर हैंग आउट करने चले गए, वहां पे अगर कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, राइट। तो वो उस चीज को करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि दैट आपको खुद इंश्योर करना होगा कि बच्चे स्कूल अगर आए तो स्कूल के कैंपस में ही रहें, इधर उधर ना हो, ठीक है। और वो चीज जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है और मैनेजमेंट की भी बनती है कि आपके बच्चों को आप बोल के रखें कि आप स्कूल जा रहे थे, स्कूल स्कूल के बाहर अगर आप कैंपस के बाहर निकल रहे हो तो फिर रिस्क बढ़ जाता है, फिर स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर सकते उस केस में और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके चलते हो। नेक्स्ट इज रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए स्टाफ को ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर रिपोर्टिंग एंड एड्रेसिंग अब्यूज। अब अधिकतर स्कूल में जब इस तरह के केसेस होते हैं तो मैनेजमेंट उस इशू को वाटर डाउन करने की कोशिश करता है या फिर उसको हाइड करने की कोशिश करता है। नो, व्हाट थिंग इज कि बच्चों में वो ट्रस्ट होना चाहिए अपने प्रिंसिपल को लेकर या स्कूल मैनेजमेंट को लेकर कि हमारे साथ कुछ भी होगा तो हमारे प्रिंसिपल हमारे टीचर हमारे साथ हैं, ठीक है। और वो तभी आएगा जब प्रिंसिपल उस चीज को हाइड करने की बजाय प्रॉम्प्ट रिपोर्ट करें और एड्रेस करें उस अब्यूज इशू को, ताकि वो बच्चे वहां सेफ फील कर सकें कि यस आवर प्रिंसिपल इज लाइक अ फादर फिगर। नेक्स्ट इज एंश्योर ए फेयर एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। अब कई बार इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिलती है,
तो फिर उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती है और उनको देखकर दूसरों की भी हिम्मत बढ़ती है कि इसने ये किया था, इसको सिर्फ स्कूल से वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, ये नहीं कि सालों साल वो चीज चली जा रही है, फिर लोग भूल जाते हैं थोड़े टाइम, उस तरह की चीजें। ठीक है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। एंड लीगली एनफोर्स चाइल्ड अब्यूज फ्री कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल इन एवरी स्कूल। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है लोको पेरेंटिस। नाउ व्हाट इज दिस लोको पेरेंटिस? इट इज लाइक कि वहां पर मल्टीपल टीचर्स हैं स्कूल में, राइट? एवरी टीचर, हर एक बच्चे को आप कह सकते हो कि वो प्लेज ले सकता है कि यस, इन दिस स्कूल कैंपस आई एम लाइक योर ब्रदर, आई एम लाइक योर सिस्टर, आई एम लाइक योर मदर और फादर और योर गार्जियन। ठीक है, हर एक टीचर जिम्मेदारी ले सकता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे को, कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे मेरे पास आएंगे और किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है या डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरे पास आइए। लाइक इट्स लाइक कि स्कूल में ही हर एक टीचर एक लोकल पेरेंट की तरह एक्ट करेगा बच्चे के लिए, राइट? ताकि वो बच्चा उस टीचर से पर्सनली बिल्कुल कनेक्ट हो, जैसे अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कनेक्ट रहता है। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं? तो पहला तो पॉलिसी मेजर जो हमने ऊपर देख लिया। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काफी सारी बॉडीज बनाई गई हैं टू प्रिवेंट, पनिश एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। पनिश द कल्प्रिट, नॉट बच्चों को। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाई गई। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट लेवल पर भी सेम कमीशन बनाई गई अंडर द सेम एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया। इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन 1992। एंड पॉक्सो कोड बनाया गया, जहां पर हमने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए ताकि पॉक्सो के अंडर में आने वाले केसेस की हियरिंग फास्ट हो सके और लीगली टाइम बाउंड मैनर में मिल सके। लेकिन कल ही हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल को सैंक्शन किए गए थे 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर पॉक्सो एंड चाइल्ड अब्यूज, बट उसने एक भी स्टैब्लिश नहीं किया 2 साल में, राइट? सो पॉक्सो एक्ट में आपको अलग से भी करा चुका हूं, और ये जो 3 बॉडीज हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपेयर करनी है। दैट इज आपको सिर्फ इनका कॉम्पोजिशन तैयार करना है, जो कि आपके गवर्नेंस का पार्ट है। इसके नोट्स मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इस वीडियो को मैं 15 मिनट से ऊपर एक्सटेंड नहीं करना चाहता। लेजिस्लेटिव मेजर, तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ अगर कुछ बना है तो वो है पॉक्सो एक्ट। अब याद कीजिएगा कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, खुद मिस्टर येदियुरप्पा पे पॉक्सो का केस चल रहा है। ठीक है, और ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स कह लीजिए, एक्स चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, एमपी एमएलए कह लीजिए। ठीक है, तो लॉ मेकर ही अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर ये चीजें इसी तरह चलती हैं। एनीवे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये एक्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। देखिए, दोनों एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और ये दोनों मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिटेल में करवाए। अगर आपको नोट्स ना मिले हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, ओके? आई विल प्रोवाइड यू। बाकी मैं इन पे शॉर्ट नोट बना दूंगा, वापस से हम इन पे शॉर्ट वीडियोस कर लेंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे भी और पॉक्सो एक्ट पे भी। ठीक है, हम एक शॉर्ट वीडियो कर लेंगे 15-15 मिनट का, राइट? सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बात करता है? इट प्रोवाइड फॉर द पेनल्टीज फॉर कमिटिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इस तरह के केसेस जनरली रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं ड्यू टू नाम खराब होगा बच्ची का एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पर 2 कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स बनाए गए हैं ताकि आप बिना किसी डर के नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स को एड्रेस कर सके। वन इज ई बाल निदान एंड सेकंड इज चाइल्ड हेल्पलाइन। ये 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री फोन सर्विसेज है फॉर चिल्ड्रन जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की नीड है। एंड बाल निदान इज ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर जनरल पब्लिक टू रिपोर्ट वेरियस वायलेशन एंड डेप्राइवेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हम लोग ये? सबसे पहला चैलेंज है अंडर रिपोर्टिंग। कई बार ये चीजें, और दूसरा चैलेंज जो इसी से इंटरलिंक है वो है क्लोज परपेट्रेटर्स। कई बार इस तरह के असॉल्ट करने वाले आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का ही पार्ट होते हैं। फिर उसमें पेरेंट्स कहते हैं बेटा घर की बातें घर में रहने दो, राइट? तो काफी केसेस अंडर रिपोर्टिंग चले जाते हैं बिकॉज परपेट्रेटर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में, अराउंड मोर देन 50% केसेस में, ये जो असॉल्ट सेक्सुअली असॉल्ट करने वाले लोग होते हैं ये एक्सटेंडेड फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं, राइट? सो फर्स्ट केस इज अंडर रिपोर्टिंग। मैनी केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज गो अंडर रिपोर्टेड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एड्रेस द इशू इफेक्टिवली। सेकेंड इज स्टिग्मा एंड शेम। अब अगर आप एक 14 या 16 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो क्या आप, ये स्टिग्मा या शेमफुल बात नहीं हो जाएगी कि फिर लोग उसको उसी तरीके से टीज करेंगे, हमेशा बुली करेंगे? अब जैसे यूपी बिहार, आई थिंक यूपी या बिहार में से कोई एक जगह का केस है वो, ठीक है, एक लड़के ने जो काफी सारे माइनर बच्चों के साथ उसने फिजिकल रिलेशंस बनाए, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्स किया बॉय होकर बॉय के साथ। तो क्या उन लड़कों के लिए ये एक ट्रॉमा तो बनेगा ही बनेगा, बट क्या उनके लिए एक शेम का रीजन नहीं बन जाएगा? इस वजह से भी रिपोर्ट नहीं किए जाते केस। और ये केस सामने भी तब आया जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी करते हुए, और उसके बाद जाकर वो वीडियो लीक हुए।
अगर वो वीडियो लीक नहीं होते तो ये बच्चे कभी भी उस आदमी के अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं लिखा पाते। नेक्स्ट इज लेंदी लीगल प्रोसेस। अब आपका लीगल प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, कई बार कई साल लग जाते हैं, और बच्चा फिर अपनी पढ़ाई की बजाय उसी ट्रॉमा को अपने दिमाग में बार बार घुमाता रहता है, राइट। और इसी को ओवरकम करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन रखा है, बट जैसा कि देखा हमने वेस्ट बंगाल के केस में, उन्होंने आज तक एक भी कोर्ट नहीं बनाया। लिमिटेड रिसोर्सेज। और लिमिटेड रिसोर्सेज क्योंकि ना तो पुलिस उतना सीरियसली इन्वेस्टिगेट करती है, कई बार पुलिस ये कोशिश करती है चलो छोटी सी गलती है, थोड़ा टच वची किया है, थोड़ी सी गलती है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्यों बेवजह एफआईआर लिखा रहे हो, राइट। तो और पुलिस के पास कई बार उतनी मैन पावर भी नहीं होती है कि वो हर एक केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। ओके, सो लेंदी लीगल प्रोसेस, societal attitude, stigma and shame, limited resources, many jurisdiction lack sufficient resources to investigate and prosecute sexual abuse cases, close perpetrators। फर्दर स्टेप हम लोग और क्या ले सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस इन दी वे की किसी सॉलिट्यूड जगह पे मत जाओ, ठीक है। ये नहीं कि कपल हैं स्कूल के हैं तो फ्रेंड्स के साथ किसी भी इधर उधर घूम रहे हैं सुनसान जगह पर, नो। अगर आप वो गलती करोगे तो कभी ना कभी जरूर फंस जाओगे। दूसरा, एजुकेट करना जरूरी है बच्चों को, कि क्योंकि देखिए बच्चे भले ही कितने भी छोटे हों, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले का टच किस इंटेंशन से हो रहा है मेरी बॉडी पे। सेकंड इज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज फॉर सर्वाइवर्स इंक्लूडिंग द काउंसलिंग एंड लीगल असिस्टेंस। ये दोनों, काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि मेंटली इस चीज से ओवरकम करना आसान नहीं होता, लड़के के लिए भी लड़के के लिए भी। जैसे इंदौर में केस हुआ था, एक 25 ईयर की टीचर ने 15 साल के लड़के को लेकर फरार हो गई थी, गुजरात चली गई थी, ठीक है। तो उस लड़की पर भी पॉक्सो लगा। और 2 दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज़पेपर के साथ कराया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉक्सो में एक लड़की ने ये स्टैंड लिया था कि पेनिट्रेटिव सेक्स तो हुआ है, ठीक है, गर्ल इज एडल्ट एंड बॉय वॉज चाइल्ड। बट वो ये कह रही थी कि पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है बट आई एम अ गर्ल, तो मुझ पे पॉक्सो का ये जो पेनिट्रेटिव वाला जो सेक्शन है, पेनिट्रेटिव सेक्स वाला, ये मुझ पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, अगर पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है और बच्चा लड़का चाइल्ड है, तो जो एडल्ट फीमेल है उस पर भी पेनिट्रेटिव सेक्स अप्लाई होगा, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में स्किप कराया बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू रीड दैट, बट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर आप कुछ भी इंसर्ट करते हो डजेंट मैटर, सी इवन इफ यू अप्लाई द माउथ टू चाइल्ड्स बॉडी पार्ट, तब भी आपको इसके लिए पनिश किया जाएगा, राइट। डजेंट मैटर कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, लेकिन अगर पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है तो वो सेक्शन मेल पर भी लगेगा और फीमेल पर भी लगेगा अगर एडल्ट है तो। एंश्योर दैट परपिट्रेटर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। अब जब तक इनको सजा नहीं होंगी तब तक फिर इस तरह के केसेस आते रहेंगे। एंड प्रोमोट ए कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी एंड रिमूविंग हार्मफुल कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। इसलिए मैं आई स्ट्रांगली बिलीव कि वन थिंग जो वर्ल्ड में बैन होनी चाहिए, एटलीस्ट इंडिया में डेफिनेटली बैन होनी चाहिए, वो ये है, शॉर्ट शॉर्ट बैन होनी चाहिए। Alright, so that's it for this topic. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.